मेरी नेक तमन्नाएं आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच वहीद खालिक, और बहुत शुक्रिया इमरान अनवर, जिस खूबसूरती से आपने सारा बताया। और यकीनन ये बड़ी अहम बातें हैं कि ये जो मार्केट में अफवाहें उड़ाई जाती हैं, आपने इनका प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को बड़े खूबसूरत अल्फाज में, अंदाज में अहाता कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद मुगल, आपका पुराना साथी, आपका पुराना दोस्त, हमेशा खुराक व ज़राअत की बात करने वाला बंदा। और मैं चाहूँगा कि ज़ाहिर है कोरोना का ये जो बड़ा एक क्राइसिस गुजरा है पाकिस्तान में, इंटरलॉक और फिर उसके बाद लॉकडाउन होने के बाद, मैंने कहा यार बजाय इसके कि हम टाइम वेस्ट करें, क्यों ना मैं अपनी इंडस्ट्री के लोगों से रब्ता करते हुए जान सकूं कि बीइंग एग्रीकल्चरल कंट्री पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। और मैं बताता चलूँ अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े ब्लेस्ड लोग हैं। मेरा ये यकीन है कि सबसे ज़्यादा कम अगर कोई डैमेज होगा इसका कोरोना का तो वो पाकिस्तान को होगा। तो चलते हैं, बात करते हैं अपने दोस्तों से, ज़राअत से मुतल्लिका उन दोस्तों से जो ज़राअत में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और जिनकी राय ज़राअत में बड़ी अहमियत रखती है। चलते हैं आज डायमंड क्रॉप्स की तरफ। डायमंड क्रॉप्स जो हैं वो एक नई इस्टेब्लिशिंग इमर्जिंग कंपनी है, और ये इमर्जिंग कंपनी के लिए यकीनन मेरी नेक ख्वाहिशात, दुआएं भी शामिल हैं। लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि जो लोग इसकी बुनियाद रख रहे हैं वो नए नहीं हैं। चलते हैं, बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, उनके जज्बात जानते हैं, उनके व्यूज़ लेते हैं और उनकी बात सुनते हैं और आप सब तक पहुँचाते हैं। वहीद साहब, आज भी जहाँ पे भाई कभी डिस्कशन चल रही होती है ना, एक चीज़ से मैं बड़ा आई एम नॉट सेटिस्फाइड। कहीं पे भी लिखा होता है जी वो जी पाकिस्तान में रवायती तरीके से ज़राअत हो रही है, पाकिस्तान जी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में डिपेंडेंट हैं, पाकिस्तान में हम जदीद जो तरीक़ाकार है उसको ज़राअत में नहीं ला रहे। क्या ये फार्मर बाई चॉइस ऐसा नहीं कर रहे या उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है? जी मुगल साहब, जो आपने कहा है अब ऐसी बात नहीं है। अब हमारा ज़िम्मेदार जो है वो बहुत एडवांस है, और अगर आप पिछले 10-15 साल में देख लें तो हमारे ज़िम्मेदार ने टनल फार्मिंग में बहुत तरक्की की है। हमारे ज़िम्मेदार ने ऑफ सीज़न सब्जियों में काश्त में बड़े आगे गए हैं। इसी तरह ड्रिप इरीगेशन को अपना रहे हैं। इसी तरह बागों की जदीद टेक्नोलॉजी के साथ काश्त हो रही है। और इसी के साथ साथ आप अगर आप देखें तो हमारी जो नौजवान नस्ल, पढ़ी लिखी नस्ल है, वो एग्रीकल्चर में दाखिल हो रही है। और इस नौजवान नस्ल ने हाइड्रोपोनिक मेथड से भी जो है फार्म बनाने शुरू कर दिए हैं। तो ऐसी नहीं है बात कि हमारे ज़िम्मेदार में पोटेंशियल नहीं है या हमारे ज़िम्मेदार में कैपेसिटी नहीं है। अब है कैपेसिटी। वो एक वक्त था जब हमारे घर में एक अनपढ़ कोई दोस्त होता था तो हम उसको ज़िम्मेदारी पे लगा देते थे, लेकिन अब बड़ी पढ़ी लिखी नौजवान ज़िम्मेदार जो है वो अब देखने में आ रहा है, और वो एग्रीकल्चर को एज ए बिज़नेस लेके चल रहे हैं। जब एज ए बिज़नेस लेके चल रहे हैं तो अब इसमें आप देखें बहुत पैदावार में भी हमें हर फसल में जो है वो ज़्यादा मिल रही है। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि ये पाकिस्तान है जो ज़राअत की वजह से ये कोरोना का जो इस वक्त चल रहा है इसका मुकाबला बड़ी अच्छे तरीके से चलेगा। वाहद पाकिस्तान ऐसा होगा जो फूड सिक्योरिटी का जिसको इतना मसला नहीं होगा जितने दूसरे डेवलप कंट्रीज़ को, अंडर डेवलप कंट्रीज़ को होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब हमारी ज़राअत जो है वो अब टेक्नोलॉजी को अपना के बड़ी तरक्की की तरफ गामज़न है, और आने वाले वक्तों में देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से हम एग्रीकल्चर में आगे जाएंगे। इमरान, आपकी जानना ये चाहूँगा कि सक्सेस स्टोरी के तौर पे टोटल आपका जो बिज़नेस वॉल्यूम था वो कैसा रहा और कितने लोग, एक्चुअली सबसे बड़ी बात जो होती है वो मैं समझता हूँ सक्सेस की, वो होती है क्रेडिबिलिटी। तो कैन आई आस्क यू कि कितने लोग आपसे एसोसिएट हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज जो आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं? जी मुगल साहब, बहुत शुक्रिया आपको। सबसे पहले रमज़ान मुबारक, और देखने वाले दोस्तों को माह रमज़ान मुबारक हो। मेरे ख्याल में जो क्रेडिबिलिटी है वो पीआर और क्रेडिबिलिटी ये आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं।
आपकी जो साख है वो जितनी अच्छी होती जाती है, आपके दोस्त अहबाब आपके करीब मज़ीद ऐड होते जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा पहला साल है डिस्ट्रीब्यूशन में। हमें जो है वो 2019 में एक नया मॉलिक्यूल जो है वो हमने मार्केट में वीट के ऊपर ट्राई किया था, जिसके हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। काश्तकार भाइयों जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया उन्होंने बेहतरीन इसके रिज़ल्ट्स पाए और हमें अपनी वीडियोस बना कर दी रिज़ल्ट्स के साथ, और बहुत सेटिस्फैक्ट्री जो है वो उनका फीडबैक हमें मिला। तो इससे हमारी जो बुनियाद एक किस्म की साख की बुनियाद जो है वो वहाँ से पड़ी। ज़ाहिरी बात है जब आपका जो कस्टमर है वो एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है और वो उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाइड होता है तो वो अपने अजीज़ों क़ारिब जानने वालों को भी वो प्रोडक्ट रेफ़र करता है, या लोग ज़रूर पूछते हैं कि भाई यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया आपने। तो जब हमारी कंपनी का नाम आता है तो वो हमें फिर इस तरह दोस्त अप्रोच करते हैं, हमारी पीआर बढ़ती रहती है इस तरह। देखें पहले प्रोडक्ट के रिज़ल्ट्स के बाद जो हमें फ़ायदा हुआ वो अभी हमने रिसेंटली मेज़ और शुगर केन के ऊपर एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया है वीड मार के नाम से। लोगों ने इसको इस्तेमाल किया डिफरेंट एरियाज़ में जहाँ मकई और गन्ने की काश्त होती है और बहुत आउट क्लास रिज़ल्ट्स आए। अगेन हमारे दोस्तों ने जिन्होंने इसको यूज़ किया उन्होंने आगे दोस्तों को बताया, तो इससे हमारी जो है वो साख मज़ीद जो है वो इन्हेंस हुई है, इम्प्रूव हुई है, और इंशाल्लाह हम इस ट्रेंड को अब जो है वो उसको ही फॉलो करेंगे। और चूँकि हमारी कंपनी बिलीव करती है क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्वालिटी फार्मूलेशन देने में, इसलिए आने वाले वक्तों में भी अपनी साख को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम नए मॉलिक्यूल्स और नए प्रोडक्ट्स इंशाल्लाह मार्केट में लॉन्च करेंगे। वही सब आज तक मैंने यही देखा है जी, हमारी जो फार्मर गैदरिंग्स होती हैं एक्चुअली वहाँ पे वो यही पता है जी इकट्ठा करें आप, उसके बाद उन्हें वहाँ पे कोई बूंदी खिलाएं, कोई लड्डू खिलाएं, कोई केले खिलाएं, कोई किन्नू खिलाएं और अपनी प्रोडक्ट बेचे और चलते बने। और दूसरी बात मैंने ये देखा कि जो आफ्टर सेल सर्विस या फार्म एडवाइजरी सर्विसेज जो हैं वो अब सिर्फ बड़े ज़िम्मेदारों को देते हैं। क्या कोई इस दफ़ा कोई नई चीज़ अब जी मुगल साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ कि पिछली जो प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटी थी उसको लेके चले हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अब टोटल ये सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब जो है जब से मैंने पहले अब आपके सवाल में जवाब दिया, जैसे कि अब पढ़ा लिखा ज़िम्मेदारा जो है वो हो रहा है और पढ़े लिखे दोस्त जो हैं वो ज़िम्मेदारी की तरफ एज ए बिज़नेस इसको लेके चल रहे हैं। तो जब से ये सोशल मीडिया आया है तो इसमें लार्ज फार्मर और स्मॉल फार्मर में कोई फ़र्क नहीं रहा। आप देखें बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं एग्रीकल्चर के बारे में, तो वो देखे जाते हैं, उनसे लोग सीखते हैं, उनको लेके चलते हैं। इसी तरह हमने भी अपना एक यूट्यूब चैनल जो है वो शुरू किया है जिसमें हम हर फसल के बारे में ज़िम्मेदार को टिप्स देते हैं कि अब ये वक्त इस चीज़ का ये करें ताकि वो अपनी पैदावार में इजाफा कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अब सिलसिला चला है ना, इससे सीखने सिखाने का अमल बहुत आगे तक जा रहा है। और फिर यह है कि कंपनियां अब गांव-गांव जाके ज़िम्मेदारों को इकट्ठा करके फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में, जदीद काश्तकारी के बारे में जो है ज़िम्मेदारों को वो गाइडलाइन दे रही हैं, तो जिससे हमारी ज़राअत जो है वो तेज़ी से तरक्की अब कर रही है। और आप देखेंगे कि अब छोटा ज़िम्मेदार भी जो है उसी तरीके से अपनी पैदावार जो है लेगा जिस तरह एक लार्ज फार्मर लेता है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें अब कोई खला रहेगा। हर दोस्त के लिए ओपन है, वो हर चीज़ सीख सकता है, और ज़िम्मेदार तो वैसे ही अब ईगर है सीखने के लिए। इमरान, पाकिस्तान में जब भी कभी ज़राई अद्वियात की जिक्र हो रहा होता है, बात हो रही होती है, तो सबसे पहला जो वो बोला जाता है ना वर्ड, चाहे असम्बलियों में भी चले जाएं आप, तो वो यही बात है जी, वो जी जाली ज़राई अद्वियात। ये जाली ज़राई अद्वियात क्या ये बाहर से जाली ज़राई अद्वियात आती हैं? कौन लोग हैं जो जाली ज़राई अद्वियात को अपना कारोबार बना के बैठे हुए हैं? और इसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वो जो स्टिकर्स वाला किया था, हाउ डू यू व्यू अबाउट दिस? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है मेरे ख्याल में।
लेकिन शायद मैं ये बात एग्री ना करूं कि जब बात ज़राअत की प्रोडक्ट्स की हो रही हो तो वहाँ पर दो नंबर प्रोडक्ट्स की बात हो रही होती है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कंपनीज़ ज़रूरी अद्वियात फॉर्मुलेट कर रही हैं, बना रही हैं, मंगवा रही हैं, और उन्होंने ओवर द ईयर्स अपनी मेहनत से, अपनी R&D से, अपनी काविशों से अपना नाम बनाया है। और बहुत अच्छे ब्रांड्स पाकिस्तान में वो ऑलरेडी उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत की हुई हैं, तनावर दरख्त बने हुए हैं। बल्कि कई दोस्त तो अब प्रोडक्ट्स को शायद एक्सपोर्ट की तरफ भी लेकर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर हमारे गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं। वो उनका काम ही एक्चुअली यही है कि किसान को एक म्यारी जो है वो सॉल्यूशन दिया जाए, दवाई दी जाए उसकी ज़राअत के हवाले से। तो वो बहुत एक्टिवली इसमें देख रहे होते हैं, मार्केट्स में वो इन होते हैं, उनको पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या चीज़ हो रही होती है। जहाँ तक बात आपने की स्टिकर के हवाले से, ये बड़ा, हम इसको डायमंड क्रॉप्स इसको बड़ा एक खुशाइन अमल कहती है, और बल्कि ना सिर्फ ये समझती है और कहती है, बल्कि हम इसके ऊपर ऑलरेडी अमल भी कर रहे हैं। आल्दो के अभी ऑफिशियली शायद उस तरह से इसके ऊपर एक अमल दरामद नहीं हो पा रहा। हमारी कंपनी ने ऑलरेडी अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर इंश्योर किया है कि वो सिक्योरिटी स्टिकर जो है वो लगें। और सिक्योरिटी स्टिकर का मतलब ही यही है कि अगर वो मेरा ब्रांड है और मैं उसके ऊपर वो सील लगा रहा हूँ, सिक्योरिटी स्टिकर लगा रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली एक क्लेम कर रहा हूँ कि यार उस बोतल के अंदर या उस पैकेट के अंदर जो दवाई है वो मैं क्लेम कर रहा हूँ कि वो एतमाद वाली है, क्वालिटी वाली है, और उसको इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरह के तमाम जो स्टेप्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ले या कोई प्राइवेट कंपनीज अपने तौर पर लें, हम उनको खुशाइंद कहते हैं। ये बड़े इनको इनकरेज करना चाहिए। वहीद साहब, आप एक इंस्टीट्यूशन है, चलती फिरती इंस्टीट्यूशन। जो भी बच्चे यूनिवर्सिटीज से, इंस्टीट्यूशन से एग्रीकल्चर की डिग्री लेके आते हैं, तो हमारी सीनियर लोगों की ये जिम्मेदारी है, और आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि नए एग्री ग्रेजुएट्स को ट्रेन करना, एजुकेट करना, फार्म एडवाइजरी सर्विसेज पढ़ाना, और लेकिन इस सबसे जो अहम चीज़ है वो है उसको फार्म मैनेजर बनाना। क्या इसके लिए भी डायमंड क्रॉप्स में आते हुए आपके पास कोई सोल्यूशन है? जी मुगल साहब, आपकी बात सही है कि जब आप यूनिवर्सिटी से फारग हुए थे, जब हम फारग हुए थे, तो हमारे पास गांव का प्रैक्टिकल नॉलेज भी था और हमने यूनिवर्सिटी से सीखा भी था, जिसकी वजह से हम जब फील्ड में जाते थे तो ज़िम्मेदार को बेहतर अंदाज में गाइड कर सकते थे। अब जो है वो क्योंकि ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो जो शहरी स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, गाँव से कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो कह लें कि विलेज बैकग्राउंड ना होने की वजह से फिर ये है कि बदकिस्मती ये जो जब ग्रेजुएट फारग होते हैं तो ये फ़ौरन ही अच्छी जॉब की तलाश में, बगैर सीखे अच्छी जॉब की तलाश में निकल पड़ते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि इनको यूनिवर्सिटी से जो पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली भी देखना चाहिए ना, कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि फ्रेश एग्री ग्रेजुएट को चाहिए कि वो पहले किसी भी अदारे को, जिस अदारे को भी सीखे, तो वहाँ उसका माटो ये होना चाहिए कि मैंने सीखना है, ना कि उसका ये माटो होना चाहिए कि मैंने कमाई करनी है, मैंने अच्छी जॉब लेनी है। सीखने की तरफ उसका ध्यान होना चाहिए। तो जब ये सीखेगा, प्रैक्टिकल चीज़ें देखेगा, खेत में निकलेगा, जिम्मेदार को मिलेगा, तो उसकी लर्निंग भी ज़्यादा होगी और वो बेस्ट कह लें कि फार्म मैनेजर बन सकता है। तो हमने भी ये सिलसिला शुरू किया कि हम कहते हैं कि फ्रेश ग्रेजुएट आएँ, हमें ज्वाइन करें, हम उनकी बाकायदा ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद फिर उनको प्रैक्टिकल के लिए फील्ड में लेके जाते हैं। तो जब वो फील्ड में जाते हैं तो फिर जब वो अपनी आंखों से देखते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर उनकी लर्निंग जो वो बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से मेरा ये मशवरा है फ्रेश एग्री ग्रेजुएट को वो ज़हन में ये रखें कि हमने पहले 6 महीने जो है ना वो सीखना है। तो ये मैं समझता हूँ हमारे साथ आए, हम सिखाने के लिए तैयार हैं, किसी और अच्छे अदारे को मुंसलिक हो वो भी सिखाने को तैयार है, लेकिन उनमें लगन होनी चाहिए सीखने की। जब ये लगन होगी तो फिर वो काम जो है आगे बनेगा और ये परफेक्ट जो है, जिस तरह आपने कहा कि हमें अच्छा फार्म मैनेजर चाहिए, तो फिर वो अच्छा फार्म मैनेजर बन सकता है।
इमरान, आपने बड़ा ठीक कहा जी कि हम नए केमिकल, नई प्रोडक्ट्स और नई केमिस्ट्रीज, ये क्या सारी नई केमिस्ट्रीज जो हैं ये सिर्फ चाइना में ही है या कोई कई और ममालिक में भी आप देख रहे हैं इसको? मेरे ख्याल में शायद हम लोग चाइना को जो है वो एक कंट्री समझते हैं। चाइना अब एक दुनिया है, वो पूरा एक वर्ल्ड है। आप दुनिया में कहीं भी जाएं तो आपको या चाइनीज़ फेस नज़र आता है या चाइनीज़ प्रोडक्ट नज़र आता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना जो है वो किस हद तक वो डोमिनेट हो चुका हुआ है दुनिया की हर चीज़ के अंदर। और इतनी बड़ी आबादी के लिए फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना और किसानों तक अद्वियात पहुंचाना, तो ये शायद पॉसिबल उनके लिए ना होता अगर वो ऑल द टाइम इंपोर्ट के ऊपर इसका रिलाय करते। तो ये एक सफ़र काफ़ी सालों से उनका स्टार्ट था, अब उसमें वो माहिर बन चुके हुए हैं। अब हालात ये हैं कि जो प्रोडक्ट्स दुनिया में कहीं किसी और मुल्क में बनते थे, R&D होती थी, अब वो चाइना में होती है। तो अगर हम देखें इनका कोई डाटा देखें 2019 दिसंबर तक, तो मोर देन 41,000 प्रोडक्ट्स जो हैं वो पेस्टिसाइड के चाइना में रजिस्टर हो चुके हुए हैं, 41,000 प्रोडक्ट्स। और तकरीबन को 1500-1600 फैक्ट्रीज़ हैं जो फॉर्मुलेशन और टेक्निकल दोनों मिलाकर वो ये प्रोडक्ट्स को फॉर्मुलेट कर रही हैं या टेक्निकल्स बना रहे हैं। और मोर देन 1000 फैक्ट्रीज़ ऐसी हैं, चाहे वो टेक्निकल्स हों या फॉर्मुलेशन बना रही हैं, तो कि जो एक्सपोर्ट के बिज़नेस के अंदर हैं, यानी वो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 150-200 के करीब उनके पास सर्टिफाइड लेबॉर्ट्रीज़ हैं जहाँ पर ऑल द टाइम R&D का काम चल रहा होता है। तो इतना बड़ा और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर मौजूद हो, वहाँ पर डोमिनेशन ऑल द टाइम आ जाती है। तो हम जैसी कंट्रीज़ का रिलाय ऑल द टाइम चाइना के ऊपर है। तो एक तो ये वजह है कि वहाँ पर R&D का काम बहुत स्पीडली बढ़ रहा है, बहुत न्यू प्रोडक्ट्स के, न्यू मिक्सचर्स के फॉर्मुलेशंस बड़ी स्पीडली आ रही हैं, सोल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और वॉल्यूम्स के ऊपर वो प्ले करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो कॉस्ट वो कंपैरेटिवली बेहतर होती है। दूसरी रीज़न चाइना के साथ काम करना अगेन इकोनॉमी ऑफ स्केल है कि जिस तरह मैंने अभी कहा कि वो वॉल्यूम्स के ऊपर प्ले करते हैं। दुनिया में चूँकि उन्होंने माल देना होता है तो उनके थाउजेंड्स, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स लीटर्स या केजीज़ के वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उनकी कॉस्ट जो है वो बहुत नीचे चली जाती है। जब कॉस्ट नीचे जाएगी तो ऑब्वियसली जो बायर है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो कंपेयर टू अदर कंट्रीज जहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स या ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाइना में वही प्रोडक्ट सस्ते दाम में अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। तो ये कहना कि सिर्फ चाइना में ही ये पेस्टिसाइड बनती है, ऐसा नहीं है। देखिए हिंदुस्तान में बनती हैं, दूसरे कंट्रीज यूरोप में बनती हैं, जापान में बनती हैं, लेकिन चूंकि इनकी प्राइस चाइना में बहुत इकोनॉमिकल है और रिजल्ट्स भी कंपैरेटिवली बेहतर हैं, तो ज़्यादातर जो रिलाय है वो चाइना से ही पाकिस्तान का है इन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के हवाले से। वही सब ये बताइएगा कि हम पाकिस्तान में वाई वी आर ऑलवेज स्विचिंग टू द न्यू केमिकल्स, न्यू प्रोडक्ट्स, क्या इससे प्लांट्स में या कीड़ों में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ जाती? जी मुगल साहब, जो आपने पेस्टिसाइड की, नए मालिक्यूल्स की और क़ुव्वत मदाफ़त का जिक्र किया है ना, तो इसमें मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान एक लकी मुल्क है कि जहाँ पे आप देखें कि दवाइयों के मिक्सचर मैक्सिमम यूज़ होते हैं। जब हम डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन के मालिक्यूल इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क़ुव्वत मदाफ़त को मैनेज किया जाता है, क़ुव्वत मदाफ़त कीड़ों में नहीं आती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वी आर दी लकीस्ट कि हमारे पाकिस्तान में काटन के ऊपर और दूसरी फसलों के ऊपर मिक्सचर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। हमेशा जो है क़ुव्वत मदाफ़त को जो है ना वो मैनेज किया जाता है ताकि कीड़े को उस दवाई से हम लंबे अरसे तक कंट्रोल कर सकें। तो ये मिक्सचर जो दवाइयाँ हैं इससे और नए मालिक्यूल जो डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन के आएंगे तो इससे क़ुव्वत मदाफ़त जो है वो कीड़े में नहीं आएगी और वो दवाई लंबे अरसे तक हम इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो हम नए मालिक्यूल की तरफ जाते हैं ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और इसको हमें अपना के लेना चाहिए और मिक्सचर्स की तरफ भी हमें जाना चाहिए, जिससे कीड़े की तमाम हालतों को कंट्रोल करने में हमें मदद मिलती है।
इमरान, एक बात बड़ी डिस्टर्ब कर रही है पूरी दुनिया में। कोरोना की इमरजेंस की वजह से बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अनसर्टेनिटी फैली हुई है। और चाइना में चूँकि सबसे पहली इमरजेंसी इसकी देखने में आई चाइना में, पूछना ये चाहूँगा कि इस साल क्या हम ज़रूरी अद्वियात चाइना से ले पाएंगे? और दूसरी बात, हम जितने वसी रकबे पे फसलात की काश्त कर रहे हैं, क्या इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स मौजूद हैं? जी, मेरे ख्याल में अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो चाइना में प्रोडक्शन के इश्यूज ज़रूर रहे हैं, और जिनकी वजह से पेस्टिसाइड के प्रोडक्ट्स की सप्लाई चाइना डोमेस्टिक मार्केट में भी उनकी सप्लाई कम रही और एक्सपोर्ट एंड पर भी सप्लाई कम रही। उनके मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली इस साल की बात करें तो ये साल प्रोडक्शन के हवाले से चाइना में बहुत बेहतर है पिछले सालों के हवाले के कंपैरिजन में। वहाँ पे शायद प्रोडक्शन के इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हुए हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल हों या कुछ और इश्यूज हों। काफ़ी हद तक इश्यूज उन्होंने रिजॉल्व किए हैं, या जो एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेटर्स या प्रोड्यूसर्स से उन्होंने अपनी कैपेसिटीज़ जो हैं वो बढ़ाई हैं। तो डिमांड और सप्लाई का जो गैप बढ़ना चाहिए था वो उसको उन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया, तो वो प्रोडक्शन वहाँ पर इस साल मौजूद है, प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी वहाँ पर है। और इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि कई प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो थी वो बहुत ऊंची चली गई थी चाइना में, अब वो ऑलमोस्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ चुकी हुई हैं या आ रही हैं। डाउनवर्ड ट्रेंड है प्राइसेस का। हाँ, अब चूंकि सीज़न स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो जब भी सीज़न स्टार्ट होगा तो ड्यूरिंग द सीज़न हमेशा प्राइसेस अपवर्ड एक ट्रेंड पकड़ती है। तो एक या दो प्रोडक्ट्स को अगर हम निकाल दें तो ओवरऑल चाइना में प्रोडक्ट्स की पोजीशन बहुत बेहतर है। और अब ये सिर्फ डिपेंड करता है पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूं कि जो इंपोर्टर्स हैं उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या पोजीशन उनकी कैसी है, क्या वो मंगवाने की पोजीशन में है, प्रोडक्ट वहाँ पर अवेलेबल है। अब आपकी पोजीशन स्ट्रेंथ है इतनी कि आप वो मंगवा सकें, तो अगर है तो वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में आ जाएगा और आपकी डोमेस्टिक मार्केट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। अगर आपकी पोजीशन नहीं है या इतना प्रोडक्ट आप नहीं मंगवा पाए किसी वजह से, फाइनेंशियली ऑब्वियसली, तो फिर आप यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट पेस्टिसाइड्स की है वहाँ पर गैप आएगा आने वाले वक्तों में। मेरे ख्याल में अभी तक पोजीशन एक दो प्रोडक्ट्स को अगर निकाल दें तो एक सेटिस्फैक्ट्री है, हमें कोई इतनी अलार्मिंग पोजीशन नहीं है। तो फार्मर्स जो हैं उनका आप कैसा मोटिवेशनल लेवल कैसा देख रहे हैं कि अगली आने वाली जो हमारी क्रॉप है उसके ऊपर कैसा उनका फोकस है? क्या वो इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अपनी यील्ड एनहांसमेंट की तरफ फोकस कर रहे हैं? जी मुगल साहब, आपका बहुत अच्छा सवाल है और 2020 हमारे लिए चैलेंज भी है। तो मैं ये कहूँगा कि जो पिछला साल गुजरा है उसमें आप देखें कि चावल की पैदावार बहुत अच्छी रही, ज़मींदार के लिए वो बहुत अच्छी साबित हुई। इसी तरह आलू की फसल को देखें तो वो भी बहुत अच्छी गई, मकई की फसल भी बहुत अच्छी गई। सिर्फ काटन की एक ऐसी फसल थी कि जिसका ज़मींदार को इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना वो सोच रहा था, तो उसकी वजह से ज़मींदार को इस फसल में लॉस भी हुआ है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान को देखें तो हमारी टोटल जो इकानमी है वो दो क्रॉप्स के ऊपर जो है ना डिपेंड करती है। एक काटन है और दूसरी वो चावल है। चावल जो है वो फॉरेन एक्सचेंज हमारे लिए लेके आता है, और काटन का आपको पता है कि हमारी काटन इंडस्ट्री जो है वो टोटल डिपेंडेंट है इसके ऊपर, काटन के ऊपर। तो गवर्नमेंट की भी कोशिश यही है कि इस साल हम इस क्रॉप को बड़े अच्छे तरीके से लेके जाएं, और उन्होंने इस दफ़ा टारगेट भी किया है कि 50 लाख एकड़ पे हम इसको काश्त करें। और ज़मींदार के लिए भी वो इस तरह की पॉलिसियाँ बना रही हैं, मोटिवेशनल पॉलिसी बना रही हैं कि काटन की तरफ ज़मींदार जो है वो जाए, और उन्होंने सब्सिडी भी दी है मुख्तलिफ पेस्टिसाइड पे, और इसी तरह दूसरी चीज़ें भी कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़मींदार जो है वो इस वक्त टोटली मोटिवेटेड है और वो चाहता है कि मैं काटन की एक अच्छी फसल लूँ। इसी तरह चावल में अगर देखें तो चावल का ज़मींदार भी पिछले साल उसने अर्निंग अच्छी की है, तो वो भी इस तरफ जा रहा है। और हमारे इस टिपिकल जो राइस एरिया है इसमें तो आप देखें
बासमती को बड़ा अच्छा लोग जो है वो ले रहे हैं और इस दफ़ा बासमती की काश्त जो है वो बढ़ेगी। लेकिन हाइब्रिड की काश्त जो है वो आपको पता है कि सिंध के एरिया में ज़्यादा होती है, वहाँ हाइब्रिड ही काश्त होगा। लेकिन ज़िम्मेदार जो है वो इस वक्त पूरी कोशिश में है कि अच्छे तरीके से जो है वहाँ अपनी पैदावार को लेके चलें। हाँ, इन फसलों के चावल के ऊपर जो हाइब्रिड काश्त है, पिछली दफ़ा टेम्परेचर ने हमें बहुत नुकसान पहुँचाया, हमारी यील्ड जो है वो हाइब्रिड की कम आई। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह के इस साल मौसम चल रहे हैं तो ज़िम्मेदार जो है वो भी दिलचस्पी ले रहा है और मोटिवेटेड है। तो हम इंशाल्लाह 2020 में दोनों फसलों की बहुत अच्छी पैदावार लेंगे। थैंक यू वेरी मच। इतनी प्यारी डिस्कशन, इतने प्यारे तरीके से, और आज मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें सुन के पॉलिसी मेकर्स को भी, फार्मर्स को भी, तमाम स्टेक होल्डर्स को ये पता चल गया होगा कि ये मेरे प्यारे दोस्त कितने अहम लोग हैं। जी मुगल साहब, मैं पर्सनली आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया है और मुझे उम्मीद है आप दूसरे दोस्तों को भी इंगेज करेंगे। और अब चूँकि वक्त जो है वो तेज़ी से चेंज होता जा रहा है, तो एक दूसरे से मुलाकात कैमरा के लेंस के थ्रू हो रही होती है ज़्यादातर। तो ये बड़ा अच्छा एक आपका इनिशिएटिव है दोस्तों को इस तरह अप्रोच करना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जनाब आपने हमारी कंपनी को अपने इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया। जी मुगल साहब जी, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। मैं समझता हूँ इस तरह के प्रोग्राम अगर होते रहें तो ये ज़िम्मेदार के लिए भी गाइडलाइन साबित होंगे और इससे हम अपनी ज़राअत में तरक्की लेके आ सकेंगे। और डायमंड क्राफ्ट्स भी जो है वो भी कोशिश कर रही है कि हमारे जो नए से नए प्रोडक्ट आएँ, हम सोल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट लेके आना आ रहे हैं, जिससे ज़िम्मेदार को उसकी प्रॉब्लम का हल मिलेगा। तो जब ज़िम्मेदार को उसकी प्रॉब्लम का हल मिलेगा तो डेफिनेटली वो उसके लिए सेटिस्फेक्शन का लेवल भी बढ़ जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ आपकी इस तरह की आगाही मुहिम जो है ज़िम्मेदार के लिए बहुत बड़ा जो है वो किरदार अदा करेगी, उनको गाइड करने में, उनको फसल की अच्छी पैदावार में लेने में। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि मुगल साहब आप अपनी ये एक्टिविटी जो है वो जारी रखेंगे। मैं बताता चलूँ कि ये एक तहरीक है, एक छोटी सी समझ लें आपके, मेरी कोशिश है कि मैं अपनी इंडस्ट्री के लोगों से वाबस्ता रहूं, जुड़ा रहूं और अपनी खिदमत पेश करता रहूं। और मैं आपके पास आऊँगा, आपके खेत में आऊँगा, गल्ला मंडी में आऊँगा और आपकी जहाँ जहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि मुश्किलात आपको पेश आती हैं, उनकी हल तजवीज़ करने के लिए, मुतल्लिका लोगों तक बात पहुँचाने के लिए आपके पास आता रहूँगा। और ये इस सीरीज़ में आप देखेंगे कि जितनी भी कंपनीज़ की जो बड़ी बड़ी फार्मर गैदरिंग्स होती हैं, जो इनकी बड़ी बड़ी डीलर्स कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, या कोई भी जो एक्टिविटी होती है, मैं उसमें ज़रूर जाऊंगा और अपनी सीरीज़ में, अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों को तक ये उनकी बातें, उनकी एक्टिविटीज़ ज़रूर पहुँचाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, बड़ा मज़ा आया, बहुत शुक्रिया। मेरा और मेरी टीम के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इस मुसीबत के दिनों से हमें महफूज रखे, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह पाक हम सबको इस मूजी मर्ज से निजात दिलाए। खुश रहिए, आबाद रहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।